हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। यार बच्चों, सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि बहुत लेट हो गया। आप लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर चैप्टर 2, एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा ज्यादा बिजी था। तो चलो अब आ गए हम चैप्टर 2 लेके। और यार बेफिक्र रहो, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने कह दिया है कि सारा सिलेबस होगा, तो सारा सिलेबस होगा, टाइम पे होगा। हो सकता है एक आध वीडियो में थोड़ा सा इंटरवल बढ़ जाता है, लेकिन सब कुछ होगा, बिल्कुल परेशान ना हो। तो ये है अब आपका मैक्रो का चैप्टर नंबर 2, जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है, उसका ये चैप्टर 2 है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा क्या क्या है हमारे पास चैप्टर में। नहीं, अच्छा तो आगे का कट करना। चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा क्या है आपका चैप्टर। चैप्टर नंबर 2, नाम आपने देख लिया है, समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें सीख लेनी चाहिए वो ये कि घरेलू क्षेत्र किसे कहते हैं। अच्छा, कई लोग जानना भी चाहते हैं, अच्छी बात है। कई लोग जानना चाहते हैं कि भैया सर क्यों सीखे हम ये घरेलू क्षेत्र के बारे में, हम क्यों सीखें। बेटा देखो, घरेलू क्षेत्र के बारे में आपको इसलिए सीखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको यह पता लगाना है कि एक देश की घरेलू आय कितनी है, तो वो तभी आप पता लगा पाओगे जब आपको पता होगा कि घरेलू क्षेत्र किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि घरेलू क्षेत्र का दूसरा नाम आर्थिक क्षेत्र भी होता है। ठीक है, अच्छा जी। अगली बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि यार ये जो स्पेशली रोशन भैया के जो स्टूडेंट है ना, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, उन्हें लगता है घरेलू क्षेत्र का मतलब है राजनीतिक सीमा। जहां तक हमारी राजनीतिक सीमा है वो हमारा घरेलू क्षेत्र है, लेकिन नहीं, अर्थशास्त्र इससे लंबी बात करता है। अर्थशास्त्र कहता है कि राजनीतिक सीमा के अलावा, पॉलिटिकल टेरिटरी के अलावा कुछ और चीजें भी शामिल की जाएंगी। तो आओ देखो क्या क्या शामिल किया जाएगा। देखो क्या लिखा है, राजनीतिक सीमा के अलावा घरेलू क्षेत्र में ये चीजें भी शामिल की जाती हैं। क्या है, क्या क्या है ये चीजें, देखो जरा। सबसे पहली चीज क्या है, देखो, दो या दो से अधिक देशों के बीच, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच अगर उन देश के जो सामान्य निवासी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जहाज या किसी विमान को चला रहे हैं। सुन गए आप, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच अगर कोई जहाज या विमान चल रहा है जिसे आपके देश का निवासी चला रहा है, तो वो जहाज या विमान भी जो है आपके देश की, पानी का जहाज और हवाई वाला जहाज, ठीक है, जो भी है, तो वो आपके देश की घरेलू सीमा मानी जाएगी। देखो एग्जाम्पल आपके लिखा है, आप पढ़ लेना। एग्जाम्पल में लिखा है कि मान लो कि इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट अभी अमेरिका के आसमान में उड़ रही है, तो वो फ्लाइट कहां की घरेलू सीमा है, उसके अंदर मान लो किसी ने मैगी खाई, तो वो कौन से देश की घरेलू आय में लिया जाएगा। तो भैया जहाज भारत का है, ठीक है, और अमेरिका के आसमान में है, तो वो जहाज जो है वो हवाई जहाज भारत की घरेलू सीमा का भाग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखो क्या है, दूसरी चीज पे नजर डालो। देखो क्या है, मछली पकड़ने की जहाज, है ना, मिला आपको। मछली पकड़ने के जहाज, तेल और प्राकृतिक गैस निकालने के रिग्स, यान, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जिसे आपके देश का निवासी संचालित कर रहा है, ये सारी चीजें भी आपके देश की घरेलू सीमा होगी। मान लो जो आपकी पानी की टेरिटरी है, वाटर टेरिटरी, जल्य सीमा, उसके अंदर जो मछली पकड़ने की नौकाएं चल रही है, उसके अंदर जो तेल और प्राकृतिक गैस निकालने के यान है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, तैरते हुए प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमारे देश की घरेलू सीमा का भाग मानी जाती हैं। तीसरे पॉइंट पर नजर डालो। देखो तीसरे पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, विदेश में स्थित किसी भी देश का दूतावास। दूतावास किसे कहते हैं भाई, सिखा रखा होगा रोशन, पोल साइंस में नहीं है, पोल साइंस में नहीं है। चलो जी कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं दूतावास क्या होता है। देखो भैया, दुनिया हो चुकी है ग्लोबल, वैश्विक हो चुकी है ना। अमेरिका का बंदा इंडिया में है, इंडिया का बंदा अमेरिका में है। अब एक बात बताओ, अमेरिका का कोई बंदा है, ठीक है, और वो इंडिया में है, अमेरिकन कोई पर्सन है वो इंडिया में है। अब मान लो उसको इंडिया में कोई समस्या है, तो वो तो अपनी सरकार को बोलेगा ना कि मेरी समस्या का समाधान कर दो। तो वो अपनी सरकार को कैसे बोलेगा, तो अमेरिका की गवर्नमेंट इंडिया में एक बिल्डिंग लेती है किराए पे और उसके ऊपर लिख देती है अमेरिकन एम्बेसी,
है ना, अमेरिका का दूतावास। और अब अगर किसी भी अमेरिकन को जो इंडिया में रह रहा है कोई समस्या है तो वो अमेरिकन दूतावास से संपर्क कर ले, ठीक है। अच्छा, मान लो भैया किसी भारतीय बंदे को अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाके पूछ क्या होगे, हेलो हेलो मैं आ सकता हूं क्या, क्या ऐसा होगा क्या, नहीं ना, कैसे पूछोगे। तो भैया अमेरिका ने अपना दूतावास भारत में बना रखा है, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या मैं अमेरिका जा सकता हूं। सेम ऐसे ही अमेरिका में भारत ने एक बिल्डिंग किराए पे लेके अपना दूतावास बना रखा होगा, भारतीय दूतावास। समझ गए क्या होता है दूतावास, समझ गए मेरी बात। तो अगर आपके देश का दूतावास किसी भी देश में है ना, विदेशों में स्थित किसी भी देश का दूतावास, मान लो भारत का दूतावास अमेरिका में है, भारत का दूतावास चाइना में है, पाकिस्तान में है, हर जगह है, तो वो जो हमारा दूतावास है, जो हमारा वाणिज्यिक दूतावास है, एक तो नॉर्मल दूतावास होता है, ठीक है, एम्बेसी बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा कमर्शियल एम्बेसी मतलब कि जो है कंसल्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है, वाणिज्यिक दूतावास। तो ये भी आपके देश की घरेलू सीमा होगी। और सैनिक प्रतिष्ठान, अगर आपके देश में आपका जो सेना है, जो आपकी आर्मी है, अगर उसका कैंप दुनिया के किसी भी देश में है तो वो कैंप भी आपकी घरेलू सीमा का भाग माना जाएगा। उदाहरण के लिए रूस में भारतीय दूतावास भारत की घरेलू सीमा मानी जाएगी। मान लो रशिया में इंडियन एम्बेसी है तो वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी है, घरेलू सीमा है। तो आप ये क्लियर कर लो कि घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल होगा, बिल्कुल साफ सुथरे रहो, ठीक है, समझ के रहो बिल्कुल। देखो भैया, पोल साइंस कहता है कि राजनीतिक सीमा घरेलू सीमा है, लेकिन अर्थशास्त्र कहता है कि नहीं, राजनीतिक सीमा के अलावा कुछ और चीजें, क्या क्या कुछ और चीजें, पहला दो देशों के बीच चलने वाला पानी का या हवाई का जहाज आपके देश की घरेलू सीमा है, जैसे आपका निवासी चला रहा है। दूसरा मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल और प्राकृतिक गैस के रिग्स, प्लेटफॉर्म्स, ये भी आपकी घरेलू सीमा है। तीसरा, आपके देश के दूतावास जो किसी भी देश में है, और आपके देश के सैनिक प्रतिष्ठान, ये भी आपके देश की घरेलू सीमा है। किसको शामिल नहीं करेंगे घरेलू सीमा में, क्या नहीं लिया जाता है घरेलू सीमा में, तो बेटा आप खुद बताओ। जैसे कि आपकी एम्बेसी विदेशी देशों में है तो सेम वैसे ही विदेशी देशों की एम्बेसी भी तो आपके यहां हो सकती है। विदेश अमेरिका का दूतावास आपके देश में हो सकता है, तो आपके देश में अगर किसी भी देश का दूतावास है या किसी भी देश का आर्मी का कैंप है, मिलिट्री कैंप है, तो वो आपके देश की घरेलू सीमा नहीं होगी। देखो, किसी विदेशी देश के दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान, ठीक है, ये आपकी घरेलू सीमा नहीं मानी जाएगी। भारत में जापानी दूतावास जापान की घरेलू सीमा का भाग होगा। ये याद रखना कि क्या नहीं आएगा आपकी घरेलू सीमा में। अगर आपके देश में किसी भी देश का सैनिक प्रतिष्ठान है, आपके देश में किसी भी देश का दूतावास है, तो वो आपकी घरेलू सीमा का भाग नहीं होगा। सेम इसी तरीके से बेटा, अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे क्या यूएनओ, WHO, आपको पता है WTO, तो ये संस्थाएं आपके देश की घरेलू सीमा नहीं मानी जाएंगी। तो घरेलू सीमा समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब घरेलू आय निकालते हैं एक देश की, तो सिर्फ उसी आय को लेते हैं जो घरेलू सीमा के अंदर कमाई गई है। ठीक है, घरेलू सीमा का दूसरा नाम क्या था? आर्थिक सीमा। उम्मीद करता हूं हर बच्चा घरेलू सीमा के मतलब को समझ पाया है कि घरेलू सीमा में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। फिर भी कोई दिक्कत रही हो तो मुझे बता देना कमेंट में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, कमेंट में एक डाउट था एक बच्चे का, अभी मैं लास्ट में उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आ जाओ। सामान्य निवासी, अब ये क्या है? सामान्य निवासी किसे कहते हैं ये भी समझना पड़ेगा। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। सामान्य निवासी का मतलब है नॉर्मल रेसिडेंट, सामान्य निवासी। ये कौन है भाई, और ये क्यों पढ़ना है? देखो, अगर एक देश के राष्ट्रीय आय को निकालना है तो राष्ट्रीय आय कमाने वाला व्यक्ति आपके देश का सामान्य निवासी होना चाहिए। तो इसलिए सामान्य निवासी का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। देखो क्या लिखा है बेटा, सामान्य निवासी कोई भी व्यक्ति या संस्था बन सकती है। एक देश का सामान्य निवासी कोई भी व्यक्ति या संस्था बन जाएगी अगर वो दो बातें पूरी कर दे। पहला, वो सामान्य रूप से उस देश में रहता हो। सामान्य रूप से कितना रहना होता है बेटा? कम से कम 1 साल। कम से कम वो 1 साल उस देश में सामान्य रूप से रहता हो, और जिसका आर्थिक हित मतलब कमाना, बचाना, खर्च करना, निवेश करना, ये सब उसी देश से संबंधित हो। जैसे ये दो बातें एक साथ पूरी होंगी बेटा, सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात कि वो
सामान्य रूप से उस देश में रहता हो, मतलब साल भर या साल भर से ज्यादा एक व्यक्ति या एक संस्था, कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर एक देश में 1 साल या उससे ज्यादा रहती हो और प्लस में साथ में तुरंत, ठीक है, उस व्यक्ति या संस्था का आर्थिक हित भी आपके देश में होगा, तो जैसे ये 2 बातें पूरी हो जाएंगी तो वो व्यक्ति या वो संस्था आपके देश की सामान्य निवासी बन जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सामान्य निवासी जो आय कमाता है उस आय को हम देश के राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे वो दोनों बातें लिखी हुई भी है। निवासी घरेलू क्षेत्र में रहता हो, ठीक है, कितने टाइम रहता हो, तो मैंने बताया आपको कि 1 वर्ष कम से कम 1 साल वो रहता हो, और उसका आर्थिक हित मतलब कमाना, खर्च करना, बचाना, ठीक है, ये सारी गतिविधियां वो आपके देश में करता हो। जो व्यक्ति या संस्था ये 2 बातें एक साथ पूरी कर देगी, वो व्यक्ति या वो संस्था आपके देश की क्या बन जाएगी बेटा, सामान्य निवासी बन जाएगी। चलिए कर लीजिए स्क्रीनशॉट, कर लो, चले आगे। चलो आगे देखो क्या है, सामान्य निवासियों की श्रेणी में निम्नलिखित शामिल नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, ये कुछ एक लिस्ट दिखा रहा हूं, ये लोगों को कभी भी आप अपना सामान्य निवासी मत मानना। क्यों? क्योंकि ये दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन फेल कर जाएंगे। 2 कंडीशन है, 1 साल या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा और प्लस अपना आर्थिक हित दिखाना पड़ेगा। तो ये जो मैं कुछ लिस्ट दिखा रहा हूं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों में से एक ना एक कंडीशन को फेल कर जाएंगे। पहला, विदेशी पर्यटक जो आपके यहाँ पे घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, छुट्टियों के लिए, इलाज करवाने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए आए हैं, इन लोगों को आपको अपने देश का सामान्य निवासी नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना? क्योंकि ये 1 साल से कम समय में देश छोड़ के चले जाएंगे। दूसरा किसी विदेशी देश में स्थित दूतावास के विदेशी कर्मचारी जो आपके देश का दूतावास है, जो विदेशी देश का दूतावास है आपके यहाँ पे, अभी मैंने बताया था दूतावास क्या होता है। तो जो विदेशी दूतावास है, वो दूतावास हमारी घरेलू सीमा तो है, लेकिन उस दूतावास में काम करने वाला जो विदेशी कर्मचारी है, जो अधिकारी है, जो राजनयिका है, ठीक है, और जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं, मतलब आर्मी के मेंबर हैं, ये लोग भी आपके देश के सामान्य निवासी नहीं होंगे। ध्यान रखें, सबसे पहला, कोई विदेशी पर्यटक आया वो आपके देश का सामान्य निवासी नहीं होगा। दूसरा, आपके देश में कोई दूतावास है, उसमें काम करने वाला विदेशी कर्मचारी आपके देश का सामान्य निवासी नहीं होगा, ठीक है। डिप्लोमेट्स, राजनयिका, ये भी आपके देश के सामान्य निवासी नहीं होंगे। और अगर आर्मी के मेंबर आपके देश में आए हुए, विदेशी देश के आर्मी के मेंबर, ठीक है, तो वो भी आपके देश के सामान्य निवासी नहीं होंगे। उसके बाद यूएनओ है ना, WTO, WHO, ये जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता है जिसमें वो काम करते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के सामान्य निवासी के रूप में माना जाता है। याद रखो, 3 बातें हो गई। विदेशी पर्यटक आपके देश का सामान्य निवासी नहीं होगा। विदेशी जो आपके यहाँ पे दूतावास है, उसमें काम करने वाला जो विदेशी कर्मचारी है, वो आपके यहाँ का सामान्य निवासी नहीं होगा। जो विदेशी आर्मी के मेंबर हैं, वो भी आपके यहाँ के सामान्य निवासी नहीं होंगे। और जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यूएनओ, WTO, WHO, ये भी आपके देश की सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट पे ध्यान दीजिए। उसके बाद और देखिए क्या है, अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है और उसमें कोई कर्मचारी काम कर रहा है, तो वो कर्मचारी को किस देश का सामान्य निवासी माना जाएगा? जिस देश से वो संबंधित है। यहाँ पे देखो हमने एक एग्जाम्पल दिया है। उदाहरण के लिए, भारत में स्थित यूएनओ कार्यालय में काम करने वाला अमेरिकी को अमेरिका का सामान्य निवासी माना जाता है। सुना आपने? ये देखो भारत है, ये इसमें यूएनओ का ये ऑफिस है और इस ऑफिस में एक अमेरिका का बंदा काम कर रहा है, तो ये कहां का सामान्य निवासी होगा? तो सीधी सी बात है, ये अमेरिका का सामान्य निवासी होगा। लेकिन भैया अगर ये 1 साल या 1 साल से ज्यादा आपके देश में रह गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये व्यक्ति 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह गया तो फिर तो वो आपके देश का सामान्य निवासी बन जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से कम समय तक रह रहा है, याद रखो, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले विदेशी कर्मचारी उस देश के सामान्य निवासी माने जाएंगे जिस देश से वो संबंधित है। मान लो भारत में WHO की एक संस्था है, WHO का एक ब्रांच है भारत में, और उस ब्रांच में चाइना का एक डॉक्टर काम कर रहा है, तो वो डॉक्टर कहां का सामान्य निवासी होगा? सब लोग कमेंट में लिख देना, ठीक है, कहां का होगा? सोचो थोड़ा सा। भारत है, भारत में
WHO का ब्रांच है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें एक चाइना का डॉक्टर काम कर रहा है 1 साल से कम समय के लिए, तो कहां का सामान्य निवासी मानेंगे उसे? चाइना का। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा वो काम कर गया तो फिर वो भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखो क्या है, जो विदेशी जहाज आपके देश में आए हैं उसके जो चालक दल हैं, जो क्रू मेंबर हैं, ठीक है, और जो कमर्शियल ट्रेवलर आए हैं, व्यापारिक यात्री आए हैं, जो मौसमी कर्मचारी आए हैं, ठीक है, याद रखो ये लोग 1 वर्ष से कम समय तक ही आपके देश में रहेंगे, इसलिए इनको भी आपको अपने देश का सामान्य निवासी नहीं मानना है। अगले पॉइंट पे ध्यान दो, सीमा पर काम करने वाले सीमा कर्मचारी, ठीक है, कुछ कर्मचारी बेटा ऐसे होते हैं जो बॉर्डर वर्कर होते हैं, जैसे मान लो ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है, इधर इंडिया है इधर नेपाल है, ठीक है। अब एक व्यक्ति है जिसका घर इंडिया में है, लेकिन वो काम की वजह से अक्सर बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाता है और काम करके वापस आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहां का नॉर्मल रेजिडेंट सामान्य निवासी मानोगे आप? तो सीधा आपको देखना है कि उस व्यक्ति का घर कहां है, जहां पे वो रहता है वहां का वो सामान्य निवासी माना जाएगा। बॉर्डर वर्कर, सीमा पर काम करने वाले कर्मचारी उस देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं जिस देश में वो रहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार मेरे साथ। सीमा कर्मचारियों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहते हैं और दूसरे देश में काम करने के लिए नियमित रूप से सीमा पार करते हैं, उन्हें उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जहां वो रहते हैं, ना कि जहां वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास सामान्य निवासी के बारे में सूचना। आप ध्यान दो सारी बातों पे। देखो क्या बोला भैया ने आपके, सामान्य निवासी कौन है? देखो जरा, सामान्य निवासी वो व्यक्ति या वो संस्था है जो साल भर या साल भर से ज्यादा आपके देश में रहेगी और प्लस आर्थिक हित मतलब कमाना खर्च करना ये सब भी वही करेगी। जो ये दोनों बातें एक साथ पूरा कर देगा वो आपके देश का क्या बन जाएगा? सामान्य निवासी। ठीक है, किनको नहीं लेना है सामान्य निवासी में? विदेशी पर्यटकों को नहीं लेना, विदेशी दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी या फिर विदेशी आर्मी के मेंबर आपके सामान्य निवासी नहीं होंगे। अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएनओ, WHO ये संस्थाएं आपकी सामान्य निवासी नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय संस्था में काम करने वाले कर्मचारी उस देश के सामान्य निवासी होंगे जहां के वो हैं। लेकिन जैसे मान लो मैंने बोल दिया आपको कि इंडिया में WHO का ब्रांच और उसमें चाइना का डॉक्टर, तो वो चाइना का सामान्य निवासी होगा, लेकिन साल भर से ज्यादा रह जाएगा तो आपका सामान्य निवासी होगा। विदेशी जहाज के चालक दल, वाणिज्यिक यात्री, व्यवसायिक यात्री बोल दो आप, मौसमी कर्मचारी, ये लोग भी आपके सामान्य निवासी नहीं होंगे क्योंकि 1 साल से पहले ये चले जाएंगे। उसके बाद सीमा पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो बॉर्डर वर्कर हैं, वो कहां के सामान्य निवासी माने जाते हैं? जहां वो रहते हैं, ना कि जहां वो काम करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं ठीक है सबको। 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए अभी तक आपने इस वीडियो में। एक, सामान्य निवासी किसे कहते हैं, और दूसरा आपने क्या सीख लिया बच्चों कि घरेलू सीमा क्या होती है। अब एक बात को ध्यान से समझना, देखो एक वर्ड है नागरिकता और एक है क्या आपका और निवास। ठीक है, नागरिकता और निवास ये 2 अलग अलग बातें हैं। नॉर्मल रेसिडेंट बनना, सामान्य निवासी बनना और किसी देश का सिटीजन, नागरिक बनना 2 अलग अलग बातें हैं। कई बार जो बच्चा थोड़ा धीरे समझता है उसे ऐसा समझ में आ जाता है कि यार भैया ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति एक देश का निवासी है वो वहां का नागरिक भी है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, बात समझो। नागरिकता एक जो है कैसा, तो कानूनी अवधारणा है। किसी देश का नागरिक बनना एक कानूनी अवधारणा है, यह अर्थशास्त्र की अवधारणा नहीं है, यह इको का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई व्यक्ति नागरिक कब बनता है? जैसे मान लो किसी को भारत का नागरिक बनना है, तो कैसे बनेगा वो भारत का नागरिक? या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, नागरिक बनने के लिए आपको या तो उस देश में पैदा होना पड़ेगा, या फिर उस देश की सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उस नियम को आपको पालन करना पड़ेगा, मतलब वहां के कानून को सेटिस्फाइड करना होगा। देखो क्या लिखा है, यह मूल रूप से व्यक्ति के जन्म स्थान और किसी व्यक्ति को नागरिक बनने की अनुमति देने वाले कुछ कानूनी प्रावधान पर आधारित एक कानूनी अवधारणा है। ठीक है, नागरिक बनना मतलब एक कानूनी अवधारणा। जब कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाता है, और भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं और भारतीय कानून उसे भारतीय नागरिक बनने के लिए अनुमति देता है। तो यह है नागरिकता। और सामान्य निवासी कौन होता है? तो आपने देखा सामान्य निवासी ये कौन होता है, तो ये एक आर्थिक अवधारणा है जो भी आप पीछे पढ़ के आए थे।
सामान्य निवासी कोई कब बनेगा? हमारी बात हुई कि 1 वर्ष या उससे ज्यादा समय आपको रहना पड़ेगा और आर्थिक हित भी आपको उसी देश में दिखाना पड़ेगा। तो नागरिक बनना और बोलो, नागरिक बनना और सामान्य निवासी बनना दो अलग बातें हैं। नागरिक बनना एक कानूनी अवधारणा है और सामान्य निवासी होना एक आर्थिक अवधारणा है। ठीक है, सामान्य निवासी बनने के लिए उस व्यक्ति को या उस संस्था को साल भर कम से कम 1 साल रहना होगा और प्लस में अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक हित दिखाना होगा, तब बनेंगे सामान्य निवासी, है ना। और नागरिक बनने के लिए या तो उस देश में पैदा होना होगा या फिर उस देश के कानून ने जो बोला है उन सारी बातों को सेटिस्फाइड करना होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। आइए एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझाते हैं। चैप्टर 2 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक 2 बातें आपने समझी है चैप्टर 2 में। क्या? एक तो नागरिक कौन है, ठीक है, और दूसरा क्या समझा, सामान्य निवासी कौन है, आपने ये समझा, और जो है घरेलू सीमा क्या होती है आपने ये समझा। ये 2 बातें समझी और उसके अलावा आपने ये भी समझा कि सामान्य नागरिक और जो है आपका घरेलू, सॉरी, एक तो क्या था आपका सामान्य नागरिक, ठीक है, नागरिक होना और सामान्य निवासी होना, ये 2 अलग अलग बातें हैं, आपने इसको भी देख लिया है। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, कारक आय और हस्तांतरित आय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब देखो, ये भी जानो कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो बेटा, जब एक देश अपना राष्ट्रीय आय निकालता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष में देश के सामान्य निवासी द्वारा, याद रखो सामान्य निवासी जो आपने पढ़ा, एक वर्ष में देश के सामान्य निवासी द्वारा कमाए गए कारक आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ गए मेरी बात? एक साल में एक देश के सामान्य निवासी ने कुल जितना कारक आय कमाया उसके जोड़ को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और ऐसे घरेलू आय किसे कहते हैं? एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में जितनी भी कारक आय कमाई गई है उसके जोड़ को घरेलू आय बोलते हैं। तो मतलब कि राष्ट्रीय आय हो चाहे घरेलू आय हो, उसमें सिर्फ कौन सी आय को लिया जाता है बेटा? कारक आय को, उसमें हस्तांतरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। और इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि क्या है कारक आय और क्या है हस्तांतरित आय। अरे यार, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। देखो, उत्पादन के 4 संसाधन होते हैं जिनके बिना उत्पादन करना संभव नहीं है। क्या है वो 4 संसाधन? वो है भूमि, लैंड, लेबर मतलब श्रमिक, भूमि, श्रम, पूंजी, पूंजी और उद्यम। हिंदी इंग्लिश लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और हिंदी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इसके बिना उत्पादन नहीं हो सकता, इनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जब कोई भी व्यक्ति उत्पादन की प्रक्रिया में, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये चीजें देगा, भूमि देगा, श्रम देगा, पूंजी देगा, उद्यम देगा, अगर कहीं उत्पादन चल रहा है और आप वहां जमीन दे आए, ठीक है, या आपने वहां जाके काम कर दिया, या आपने वहां पूंजी लगा दी, या आपने अपना उद्यम लगा दिया वहां पे, तो बदले में सामने से जो आय आपको मिलेगी, बस उसी आय को आप साधन आय या कारक आय का नाम देते हैं। अगर आपने लैंड दिया है, जमीन दी है, तो बदले में रेंट मिलेगा, लेबर दिया तो बदले में वेजेस, मजदूरी मिलेगी, कैपिटल दिया तो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर दिया, उद्यम दिया तो बदले में लाभ, प्रॉफिट मिलेगा। और इन्हीं आय के जोड़ को हम कारक आय कहते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? उत्पादन की प्रक्रिया में जब आप संसाधन दोगे तो संसाधन देने से जो आय मिलेगी वो कारक आय या साधन आय है। और बच्चा, कोई आय अगर आपको बिना कोई संसाधन दिए मिल जाए, फ्री में मिल जाए, बिना कुछ किए मिल जाए, तो वो क्या है? वो हस्तांतरित आय है। सुना आपने? सुबह उठे, स्कूल जा रहे थे, पापा ने आपको पॉकेट मनी दे दी, पापा ने आपको पॉकेट मनी दे दी, कैसी आय है वो? हस्तांतरित आय है, ट्रांसफर इनकम। आपने कुछ नहीं किया, बस आपको इनकम मिल गई, ठीक है। अच्छा जी, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे व्यू आए, उसकी वजह से यूट्यूब ने हमें पैसे दिए, वो क्या है? वो है साधन आय। हम साधन दे रहे हैं, हम लेबर दे रहे हैं, बदले में हमें यूट्यूब से इनकम मिल गई, वो क्या है? हमारी साधन आय। समझ गए मेरी बात? ठीक है, मान लो जिस जगह पे हम अभी पढ़ा रहे हैं, इस जगह का जो किराया हम पे करते हैं मकान मालिक को, तो उस मकान मालिक को जो किराया मिला वो कैसी आय है? साधन आय है उसके लिए। समझ गए? तो जो आय आप कमा रहे हो, देखो सिंपल, मेरा फंडा ऐसा है, जो आपने ऐसे लिया है वो साधन है और जो ऐसे लिया है वो क्या है? वो हस्तांतरित।
जो आपने मांगा है, जो आपको फ्री में मिला है वो हस्तांतरित आय है, जो आपने कमाया है वो साधन आय है। ध्यान देना। इसका अभिप्राय उत्पादन के संसाधनों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन सेवा को प्रदान करने से प्राप्त आय है। उत्पादन की प्रक्रिया में संसाधन दोगे, आय मिलेगा, साधन आय। इसका अभिप्राय किसी उत्पादन सेवा को प्रदान, इसका अभिप्राय बिना किसी उत्पादन सेवा को प्रदान किए प्राप्त होने वाली आय से है। यहां पे संसाधन दिया, आय मिली तो साधन आय, नहीं दिया तो हस्तांतरित आय। राष्ट्रीय आय हो या घरेलू आय हो, उसमें साधन आय को लिया जाता है, और इधर ना तो राष्ट्रीय आय में ना ही घरेलू आय में, कहीं पे भी इसे नहीं लिया जाता। साधन आय अर्जित आय है, अर्जित कमाया है, और हस्तांतरित आय एक संप्राप्ति है, मिला है आपको बस। ठीक है, किसको प्राप्त होगा साधन आय? जो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम देगा। और ये किसको प्राप्त होगा? परिवार को या सरकार को फ्री में मिलेगा। ठीक है, उदाहरण किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है देखो जरा, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप है ना, वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता, ये सब इसके फ्री में मिलने वाले आय हैं। बोलो ठीक हो? ठीक है, साधन आय और हस्तांतरित आय सबको ठीक है। अच्छा, कुछ लोग साधन आय को साधन भुगतान भी बोल देते हैं और हस्तांतरित आय को हस्तांतरित भुगतान। जरा समझो, मैं अभी कह रहा था आपको कि हमने मकान मालिक को इस जगह का किराया दिया 5,000 रुपए, तो वो साधन आय है। मकान मालिक की नजर से देखो तो वो आय है, और हमारी नजर से देखो तो वो भुगतान है ना। तो इसलिए साधन आय को कुछ लोग साधन भुगतान भी कहते हैं, और ऐसे ही हस्तांतरित आय को कुछ लोग हस्तांतरित भुगतान भी कहते हैं। तो ये आपका एक अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा पार्टी। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। ये भी समझना बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है जरा पहले ये समझ लो। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु को समझना क्यों जरूरी है? जब एक देश अपना राष्ट्रीय आय या घरेलू आय निकालता है तो उसमें बस अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, सॉरी क्या बोल गया मैं यार, ये क्या बोल गया मैं? अरे भैया, जब एक देश अपना राष्ट्रीय आय या घरेलू आय निकालता है तो उसमें बस अंतिम वस्तु को ही शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती को शामिल नहीं किया जाता है। बोलो ठीक हो सभी लोग? अब आओ समझो क्या है अंतिम, क्या है मध्यवर्ती। देखो यार, मैं तो ना बहुत आराम से पहचान लेता हूं कि कोई चीज अंतिम है या मध्यवर्ती है। मैं वो तरीका आपको भी सिखा देता हूं। मैं क्या करता हूं, जब कोई भी व्यक्ति या संस्था कोई वस्तु या सेवा खरीदती है तो मैं उससे 2 प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहले तो जैसे ही किसी ने वस्तु या सेवा खरीदी तो मैं उसे रोकता हूं, मैं कहता हूं रुक जा। रुक गया वो, मैं पूछता हूं भैया तू सिर्फ इतना बता दे, तू परिवार क्षेत्र है कि उत्पादक क्षेत्र है? उत्पादक जो वस्तु और सेवाएं बनाता है, परिवार जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। अगर उसने मुझे आंसर दिया कि मैं परिवार क्षेत्र हूं तो मैं कहता हूं चलिए जाइए, आप जो वस्तु लेके जा रहे हैं वो है अंतिम वस्तु। अंतिम में भी कौन सा? तो अंतिम उपभोक्ता वस्तु। सुन गए आप? अगर वस्तु या सेवा खरीदने वाला परिवार क्षेत्र है तो बेटा वहां कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा बोल देना है कि वो अंतिम वस्तु है। लेकिन अगर वस्तु और सेवा खरीदने वाला कोई उत्पादक है, मैंने रोका किसी को और वो निकला उत्पादक, तो अब उत्पादक भैया, एक तो आप उत्पादक हो तो अभी जाओ मत, रुको, एक प्रश्न का और जवाब दे दो। क्या करोगे आप उस वस्तु और सेवा का? अगर उसने मुझे आंसर में बोला कि मैं उत्पादक हूं और मैं इस वस्तु और सेवा को इसी वर्ष के अंतर्गत बना के बेच दूंगा या ऐसे ही बेच दूंगा, तो मैं कहूंगा कि जो वस्तु सेवा वो उत्पादक ले जा रहा है वो मध्यवर्ती वस्तु है। और अगर उस उत्पादक ने क्या बोला कि मैं तो इस वस्तु और सेवा से कई वर्षों तक उत्पादन करूंगा, तो वो वस्तु और सेवा कैसा है? तो वो वस्तु और सेवा कैसा है? वो वस्तु और सेवा अंतिम वस्तु और सेवा है। उदाहरण, एग्जाम्पल, आपकी मम्मी घर के लिए सब्जियां खरीद के लेके जा रही है। मम्मी घर के लिए सब्जी ले जा रही है। मिल गया आंसर। मम्मी मतलब परिवार क्षेत्र, और इसलिए वो वस्तु कैसा है? अंतिम उपभोक्ता वस्तु। सुन गए? अच्छा जी, आपके स्कूल वाले व्हाइट बोर्ड खरीद के या ब्लैक बोर्ड खरीद के लाए हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, स्कूल ने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड खरीदा है। अब जैसे ही मैंने बोला स्कूल, तो स्कूल क्या है? परिवार है या उत्पादक है? बोलो रोशन बाबू, स्कूल क्या है? परिवार है या उत्पादक है? अरे जानबूझ के सोचने की एक्टिंग कर रही है, जल्दी बोलो। कह रहा हमें आता है लेकिन नहीं बताएंगे। हाँ, अरे उत्पादक है ना बच्चों। स्कूल का काम क्या है? स्कूल का काम क्या है?
बच्चों को पढ़ाना तो सेवा देना। अच्छा बताओ, रोशन शाह स्टडी पॉइंट परिवार है या उत्पादक है? वैसे दिल से तो परिवार है, लेकिन वैसे क्या है बताओ? हम उत्पादक है ना, हम सेवा बना के दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो रोशन शाह स्टडी पॉइंट उत्पादक है। ऐसे आपका स्कूल एक उत्पादक है, जो भी वस्तु सेवा बनाता है वो उत्पादक होता है। अब बताओ, आपका स्कूल व्हाइट बोर्ड खरीद के लेके जा रहा है तो उत्पादक है। रोक लो, रुक बे स्कूल, रुक 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 रुक। कौन है तू? उत्पादक। अब ये बता, इस व्हाइट बोर्ड का क्या करेगा? बताओ क्या करेगा स्कूल व्हाइट बोर्ड का? कई वर्षों तक तुम्हें पढ़ाने में यूज करने वाला है, तो वो व्हाइट बोर्ड क्या है? अंतिम उत्पादक वस्तु। अच्छा, स्कूल मार्कर खरीद के ले जा रहा है। रुक 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 गया। अब पूछो कौन है? उत्पादक है। वो क्या करेगा? मार्कर विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। क्या इससे लंबा समय चलेगा? वो नहीं ना, 1 साल के अंदर यूज हो जाने वाला है, तो वो क्या है आपका? मध्यवर्ती वस्तु। सुन गए आप? देखो बेटा, किसी भी वस्तु के मुंह पे लिखा नहीं होता कि तू अंतिम, तू मध्यवर्ती, नहीं, उसके उपयोग पे निर्भर करता है। चलो सोचना, एक चाय की दुकान वाला दूध खरीद के ले जा रहा है चाय बनाने के लिए, ठीक है? अगर सीधा सोचोगे तो आंसर नहीं आएगा, उससे रोको, रुक 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 रुक। कौन है तू? बताओ भाई, चाय की दुकान वाला कौन है? जल्दी रोशन बाबू आंसर। दुकान वाला कौन है? उत्पादक है, परिवार है? जल्दी। उत्पादक है। देखो भैया, समझ गए भैया, उत्पादक है ना, चाय वाला उत्पादक है, चाय बेचेगा आगे। अब उससे पूछो क्या करोगे इस दूध का? तो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर चाय बना के बिक जाएगा ना। तो कैसी वस्तु लेके जा रहे हैं? वो मध्यवर्ती वस्तु लेके जा रहे हैं। समझ गए मेरी बात? वही दूध सुबह तुम लेके आ रहे हो, अब तुम कौन हो? परिवार। तो कैसी वस्तु हो जाएगी? वो अंतिम वस्तु हो जाएगी। तो कोई भी वस्तु हमेशा मध्यवर्ती अंतिम नहीं होती, निर्भर करता है उसके उपयोग पे। और मैंने समझा दिया आपको, परिवार ले जा रहा है, जाने दो, अंतिम वस्तु। उत्पादक ले जा रहा है, रोक लो, बता क्या करेगा? 1 साल के अंदर यूज कर लेगा तो मध्यवर्ती, कई वर्षों तक उपयोग करेगा तो अंतिम। ठीक है, चलो मेरी मदद करना। हम जिस पैनल पे पढ़ा रहे हैं, ये पैनल रोशन स्टडी पॉइंट खरीद के लाया। बोलो अंतिम है, मध्यवर्ती है? बोलो रोशन बाबू, जल्दी बोलो, क्लास सोचो। हमारे लिए तो अंतिम वस्तु है रोशन स्टडी पॉइंट। रोशन शाह स्टडी पॉइंट क्या है? उत्पादक है। पहली बात, उत्पादक है। रोक लो। अब पूछो कि रोशन शाह स्टडी पॉइंट क्या करोगे इसका? तो कई सालों तक हम यूज करेंगे ना, तो हमारे लिए क्या हो गया? ये अंतिम वस्तु हो गया। अंतिम में भी कौन सा? अंतिम उत्पादक वस्तु। बोलो आया? रोशन को आ गया तो सबको आ गया। चलो आओ जी, चलो आओ। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर पढ़ते हैं, ध्यान देना। अंतिम वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो या तो उपभोग, उपभोक्ता ले जाएगा तो उपभोग, या निवेश, उत्पादक ले जाएगा तो निवेश के लिए प्रयोग की जाएगी। उपभोक्ता ले गया, परिवार ले गया तो उपभोग कर लेगा, उत्पादक ले गया तो निवेश कर लेगा, मतलब लंबे समय तक यूज करेगा, तो वो वस्तु अंतिम वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो या तो उसी वर्ष पुनः बेच दी जाएगी या आगे उत्पादन की प्रक्रिया में, एक ही साल के अंदर, 1 साल में या तो बिक जाएगा या 1 साल में उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। राष्ट्रीय आय हो चाहे घरेलू आय हो, उसमें किसको लेते हैं? अंतिम को। मध्यवर्ती को ना तो राष्ट्रीय में ना घरेलू में कहीं नहीं लिया जाता है बेटा। अंतिम वस्तु की मांग प्रत्यक्ष मांग होती है, मतलब सीधा कंज्यूमर खरीदता है। मध्यवर्ती की मांग प्रत्यक्ष नहीं होती, व्युत्पन्न मांग होती है। व्युत्पन्न डिपेंड करता है कि जब कंज्यूमर अंतिम का मांग करेगा तो उत्पादक अंतिम को बनाने के लिए मध्यवर्ती का मांग करेगा, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मांग। इसका मांग प्रत्यक्ष है और इसका मांग क्या है? व्युत्पन्न है। मूल्य वृद्धि बेटा, जो अंतिम है, अब तो वो अंतिम उपयोग के लिए तैयार है ना, तो अंतिम वस्तु में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है। और मध्यवर्ती वस्तु अभी तो उसे आगे बेचा जाएगा ना, तो उसमें मूल्य वृद्धि होती है। मध्यवर्ती वस्तु में मूल्य वृद्धि अभी होना बाकी है। उत्पादन सीमा रेखा बेटा, अंतिम वस्तु जो है उसने सारी रेखा पार कर ली है, सारा काम हो गया है। मध्यवर्ती अभी भीतर है, भीतर मतलब अभी उत्पादन का काम उस पर पूरा नहीं हुआ। लास्ट उदाहरण देखो क्या लिखा है। परिवार ने दूध खरीदा, अंतिम वस्तु। डेयरी वाले ने दूध खरीदा, डेयरी वाला कौन है? बोलो डेयरी वाला कौन है? बोलो उत्पादक, बेचेगा ना आगे, और उसने अगर दूध खरीदा तो वो बेच देगा आगे, 1 साल के अंदर बेच देगा, तो मध्यवर्ती। बोलो ठीक हो? क्या अंतिम और मध्यवर्ती की पहचान हो गई? पक्का? एक चीज बता रहा हूं क्लास, एक चीज याद रखना, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, ये छोटा सा ट्रायंगल बनाया ना भैया ने, इसको कहते हैं चेंज। चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन,
हमेशा अंतिम वस्तु होता है, ध्यान रखें। स्टॉक कच्चे माल का भी हो सकता है। अब कच्चा माल 1 साल के अंदर बिक गया, 1 साल के अंदर बिक गया तो वो मध्यवर्ती था, ठीक है। लेकिन मान लो कच्चा माल, आप कोई माल लाए और वो 1 साल से ज्यादा आपके पास रह गया, अगले साल में पहुंच गया, तो उसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। और वो हमेशा अंतिम बनता है क्योंकि 1 साल पार कर गया, ठीक है। चलो आओ, भागो भागो भागो, स्क्रीनशॉट करो, जल्दी करो, कर लो स्क्रीनशॉट। चलो आओ बच्चों, देखो अंतिम वस्तु के 2 प्रकार है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अंतिम वस्तु अगर उपभोक्ता ले गया तो अंतिम उपभोक्ता वस्तु, और अंतिम वस्तु अगर उत्पादक ले गया तो पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु भी बोलते हैं, अंतिम उत्पादक वस्तु भी बोलते हैं, टिकाऊ उत्पादक वस्तु भी बोलते हैं। पूंजीगत वस्तु के कई सारे नाम है, पूंजीगत वस्तु, अंतिम उत्पादक वस्तु या टिकाऊ उत्पादक वस्तु, ठीक है। तो देखो लिखा है कि अंतिम वस्तु 2 है, अंतिम उपभोक्ता वस्तु और अंतिम पूंजीगत वस्तु। यहां पे भी हमने बना दिया, ये देख लो, ये अंतिम उपभोक्ता वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु। फिर बोल रहा हूं, इसके 3 नाम ले रहा हूं, अंतिम उत्पादक वस्तु, पूंजीगत वस्तु या टिकाऊ उत्पादक वस्तु, ठीक है। चलो आओ एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले उपभोक्ता वस्तु, यार तुम्हें पता तो है उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं, तुम्हें पता है? वो वस्तु जिसका उपभोक्ता उपयोग करेगा कई वर्षों तक, वो वस्तु जिसका उपभोक्ता उपयोग करेगा अपनी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए। देखो ना क्या लिखा है, उपभोक्ता वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जो सीधा उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करती है। उदाहरण के लिए ब्रेड, मक्खन, शर्ट, पैंट, टेलीविजन, फर्नीचर इत्यादि। बोलो ठीक हो। अब आपको पता होना चाहिए कि जो उपभोक्ता वस्तु है, जो उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करेगा, उस उपभोक्ता वस्तु के बच्चों 4 टाइप हैं, ठीक है। देखो जरा, पहला टाइप क्या है? टिकाऊ। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु मतलब घर की वो सारी चीजें जो महंगी है और कई साल से चलती आ रही है, वो है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। आपका टीवी, आपके घर की बाइक, आपके घर का फ्रिज, आपका कार, वो सब टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। दूसरा, अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, जो सस्ती है और उपभोक्ता के लिए 1 साल या थोड़ा बहुत ज्यादा चल जाएगी बस, ठीक है। एग्जाम्पल, कपड़े, क्रॉकरी, शूज, ये सब अर्ध टिकाऊ है। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, ये वो उपभोक्ता वस्तु होती है जो एक ही बार उपयोग हो सकती है, इसलिए इसको कुछ लोग एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु भी बोलते हैं। एक बार उपयोग होने वाली उपभोक्ता वस्तु, इसके अंदर सारा फूड आइटम, खाने पीने की सारी चीजें वो इसके अंदर ही शामिल कर ली जाती हैं, ठीक है। ब्रेड हो गया, अनाज हो गया, कागज हो गया, ठीक है, मार्कर हो गया, हमारा मार्कर के अंदर क्या, इंक हो गया, ठीक है। तो सब गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है, गैर टिकाऊ, क्योंकि सिर्फ एक बार उपयोग हो पाएगा। और चौथा है सेवाएं। सेवाएं मतलब वो उपभोक्ता वस्तु, सेवाएं मतलब वो उपभोक्ता वस्तु जो भौतिक तौर पर दिखती नहीं है लेकिन उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करती है। जैसे एक अध्यापक की सेवा, तो अध्यापक की सेवा भी उपभोक्ता वस्तु है, लेकिन कैसी है? गैर भौतिक, मतलब ना दिखने वाली उपभोक्ता वस्तु, ठीक है। देखो ना, शिक्षक की सेवा, डॉक्टर की सेवा, बैंक की सेवा, ये इसके एग्जाम्पल। बताओ ठीक हो। उपभोक्ता वस्तु वो वस्तु जो उपभोक्ता की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करेगी। और 4 तरीकों का, टिकाऊ जो महंगा होगा, कई वर्षों तक चलेगा उपभोक्ता के लिए। अर्ध टिकाऊ जो 1 वर्ष या थोड़े से अधिक समय के लिए चलेगा, टिकाऊ में टीवी का एग्जाम्पल, अर्ध टिकाऊ में कपड़े। फिर गैर टिकाऊ जो सिर्फ एक बार उपयोग होगा। और फिर सेवा मतलब जो भौतिक रूप से नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाओ पूंजीगत वस्तु पे। नाम सुन लिए पूंजीगत वस्तु के, कई सारे नाम दिए मैंने आपको पूंजीगत वस्तु के। पूंजीगत वस्तु को हम क्या क्या बुलाते हैं? पूंजीगत वस्तु, टिकाऊ उत्पादक वस्तु, टिकाऊ उत्पादक वस्तु या अंतिम उत्पादक वस्तु, ठीक है। ये वो वस्तु है जिसे उत्पादक ले जाएगा और कई वर्षों तक इसका वो उपयोग करेगा उत्पादन की प्रक्रिया में। देखो क्या लिखा हुआ है, पूंजीगत सामान वो अंतिम वस्तु है जो अन्य वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में मदद करती है, जैसे मशीन, उपकरण इत्यादि। वो वस्तु जो कई सालों तक आपको अन्य वस्तुओं को बनाने में आपकी मदद करेगी, वो पूंजीगत वस्तु है, ठीक है। ये पूंजीगत वस्तु से संबंधित कुछ बातें हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसको एक बार देख लेना। चलो आ जाओ, पूंजीगत वस्तु चल गया पता, जिससे कौन ले गया? उत्पादक ले गया, और क्या करेगा? कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग करेगा। चलो आ जाओ बच्चों, आगे चलो। देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं होती है। बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही।
क्योंकि याद करो, जब उत्पादक वस्तु खरीदता है तो दो तरीकों की वस्तु खरीदता है। या तो उसने एक ऐसी चीज खरीदी जिसका वो कई साल तक उपयोग करेगा, तो वो तो पूंजीगत बन जाएगा, या फिर उसने एक ऐसी चीज खरीदी जिसको एक ही साल के अंदर वो बेच देगा, तो वो तो फिर मध्यवर्ती बन जाता है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सभी उत्पादक वस्तु जिसके बिना उत्पादन संभव नहीं है, सभी उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं होती है, क्योंकि उत्पादक वस्तु के दो प्रकार होते हैं, एक एकल उपयोग उत्पादक वस्तु और दूसरा पूंजीगत। एकल उपयोग किसको बोल रहा हूं मैं यहां पे? मध्यवर्ती वस्तु को। देखो आओ पढ़ते हैं इसको। उत्पादक वस्तु वो वस्तु है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है ना। उत्पादक वस्तु क्या है? उत्पादक वस्तु क्या है? जो दूसरी वस्तुओं को बनाने में मदद करेगी। और उत्पादक के पास वस्तु दो प्रकार की होती है, एक तो एकल उपयोग उत्पादक वस्तु, इसमें कोयला, लकड़ी, कच्ची वस्तु शामिल है, पूंजीगत वस्तु नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अरे मध्यवर्ती वस्तु का नाम है यार एकल उपयोग उत्पादक वस्तु, जिसे उत्पादक लाया और एक साल के अंदर बेच देगा, ठीक है। और दूसरा पूंजीगत वस्तु, तो इसमें सारी मशीनें आती हैं। और इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, जिन्हें प्राप्त प्रक्रिया में बार बार इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बात हो गई, जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी पूंजीगत वस्तु उत्पादक वस्तु है, लेकिन सभी उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं होती है। जितनी भी बेटा पूंजीगत वस्तु है वो सब उत्पादक वस्तु है, क्योंकि पूंजीगत के बिना उत्पादन संभव नहीं। लेकिन जितनी उत्पादक वस्तु है वो सब पूंजीगत नहीं है, क्योंकि उत्पादक के पास दो प्रकार की वस्तु है, एकल उपयोग उत्पादक वस्तु और पूंजीगत वस्तु। बोलो ठीक हो? वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया ना। जितनी भी उत्पादक वस्तु है वो पूंजीगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्पादक के पास दो तरीकों की वस्तु, लेकिन जितनी पूंजीगत है वो सब उत्पादक है, क्योंकि जो पूंजीगत वस्तु है उसके बिना उत्पादन करना संभव नहीं है। कर लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। चल आगे देखो बेटा, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। पहले आप समझो निवेश किसे कहते हैं। निवेश का दूसरा नाम बेटा पूंजी निर्माण भी है, ठीक है। निवेश या पूंजी निर्माण से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। उदाहरण देखो, जैसे भारत है, तो भारत का मान लो साल के शुरू में पूंजी का स्टॉक था मान लो 5 करोड़ रुपए, ठीक है, और साल के अंत में भारत में पूंजी का स्टॉक हो गया 7 करोड़ रुपए। तो बताओ भारत में एक साल में पूंजी के स्टॉक में कितनी वृद्धि आई? 7 - 5 2 करोड़। तो ये क्या है भारत का? ये भारत का निवेश है। समझ गए क्या होता है निवेश? निवेश का दूसरा नाम पूंजी निर्माण। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि पूंजी के स्टॉक में कितनी वृद्धि आई है। निवेश के दो प्रकार होते हैं बेटा, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। क्या फर्क है बेटा? अगर अभी तक आपने निवेश में से मूल्यह्रास नहीं घटाया, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन नहीं घटाया, तो वो है सकल निवेश। और अगर आपने मूल्यह्रास घटा लिया है तो वो है शुद्ध निवेश। ये आप स्क्रीनशॉट कर लो। और मूल्यह्रास क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस एक सेकंड दो मुझे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। और यार रोशन भैया के इंस्टा चैनल पे जाके पीपीटी ले भी लिया करो तुम, ठीक है। मैं भैया को दे देता हूं, अपलोड भी कर देते हैं, तो जाके इंस्टा चैनल पे जो है आप ले लिया करो पीपीटी, आपके काम आएगी। नोट्स बना लिया करो। देखो इको में अगर मार्क्स चाहिए तो लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे इको में नंबर नहीं आते, ठीक है। तो लिखने का काम जरूर करना है। आ जाओ, तो निवेश के दो प्रकार चल गए पता, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। मूल्यह्रास नहीं घटाया तो सकल निवेश, और मूल्यह्रास घटा लिया तो शुद्ध निवेश। आओ मैं आपको समझाऊं कि मूल्यह्रास किसे कहते हैं। ये देखो मूल्यह्रास क्या होता है बेटा। मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में क्या अंतर है, तो इस बात को समझने से पहले आप समझ ले मूल्यह्रास क्या है। देखो बेटा, अगर सामान्य टूट फूट या समान समय के गुजरने या प्रत्याशित अप्रचलन के कारण, तीनों वर्ड पकड़ लो, टूट फूट होने से, समय बीतने से या प्रत्याशित अप्रचलन होने से किसी संपत्ति का मूल्य घटता है तो हम कहते हैं क्या हो गया? मूल्यह्रास हो गया। बेटा आप एक कार लेके आए, ठीक है, अगर आप एक कार लाए तो मान लो कहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी ना, सामान्य टूट फूट हो गया। समय व्यतीत हो गया, 5 साल हो गई कार खरीदे हुए, तो क्या वो उतने का ही रहेगा? नहीं, उसकी वैल्यू घट जाएगी। और प्रत्याशित अप्रचलन हो गया। प्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है? दो बातें होती है इसमें, मांग बदल जाना, डिमांड का पैटर्न चेंज हो जाना,
और नई टेक्नोलॉजी का आ जाना। मान लो आपको कार लिए 5 साल हो गए, तो क्या 5 साल में कार की कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई होगी? आई होगी ना। तो पुराने वाले कार की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो आप याद रखो, सामान्य टूट फूट, जब कोई भी चीज लोगे तो उसमें टूट फूट होगा, यूज करोगे तो। समय व्यतीत होना या प्रत्याशित अप्रचलन होना। प्रत्याशित अप्रचलन, हमें पता है कि अप्रचलन होगा। अप्रचलन मतलब वैल्यू घटेगी, ये बात हमें पता है। हमें पता है कि आज जो टेक्नोलॉजी है कल उससे नई टेक्नोलॉजी आएगी और पुरानी चीज की वैल्यू घट जाएगी, तो उसे कहते हैं प्रत्याशित अप्रचलन। इन 3 बातों की वजह से अगर संपत्ति का मूल्य गिरता है तो हम कहते हैं उसका मूल्यह्रास हो गया। और यही मूल्यह्रास अगर आप निवेश में से घटा दोगे तो शुद्ध निवेश, और नहीं घटाया है अभी तक तो सकल निवेश। बेटा इस तरफ ध्यान दो, पूंजीगत हानि क्या है? बेटा देखो, सिंपल सी बात, अगर अप्रत्याशित अप्रचलन हुआ, किसे कहते हैं अप्रत्याशित अप्रचलन? अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं था और हो गया। ठीक है, क्या हो सकता है? जैसे प्राकृतिक आपदा, हमें थोड़ा पता है, कभी भी आ जाएगी। चोरी कभी भी हो सकती है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। इन बातों की वजह से अगर संपत्ति का मूल्य घट गया तो हम कहेंगे क्या हो गया? पूंजीगत हानि हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। देखो, सामान्य टूट फूट, समय व्यतीत होना और प्रत्याशित अप्रचलन, इन 3 बातों से वैल्यू घटी तो मूल्यह्रास, और अप्रत्याशित अप्रचलन हो गया तो क्या? पूंजीगत हानि। ठीक है बेटा, इन दोनों में से किससे बचा जा सकता है? किसके लिए प्रावधान बनाया जा सकता है? प्रावधान मतलब तैयारी की जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल्यह्रास के लिए प्रावधान बनाया जा सकता है, लेकिन प्रत्याशित अप्रचलन के लिए प्रावधान नहीं बनाया जा सकता बेटा। इसके लिए आपको बीमा करवाना होता है, बीमा, इंश्योरेंस। उससे बचने के लिए आप प्रावधान बना सकते हो। प्रावधान मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट हर साल आप अलग रखते रहो कि यार भाई मूल्यह्रास होगा, जब मूल्यह्रास होगा तो अचानक से नुकसान होगा तो उसको हम इससे भरपाई कर लेंगे। लेकिन बेटा पूंजीगत हानि का तो हमें पता ही नहीं, तो इसके लिए बेटा क्या है? पूंजीगत हानि के लिए जो है क्या है? पूंजीगत हानि के लिए आप प्रावधान नहीं बना सकते। इससे बचने का तरीका है कि आपको बीमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी बात, उत्पादन की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करेगा? तो बेटा मैं आपको बता दूं, मूल्यह्रास बहुत धीरे धीरे लगता है। अब ये जिस बोर्ड पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसे लाए हुए 1 साल हो गया, तो हर साल इसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है ना। तो क्या आपकी क्लास इस बोर्ड की वजह से कैंसिल हो रही है? नहीं, डेप्रीशिएशन लगने की वजह से कोई क्लास कैंसिल नहीं होती। हर दिन इसका मूल्य कल से थोड़ा कम हो जाता है। जो वैल्यू कल थी इस बोर्ड की, आज उससे थोड़ी सी घट गई होगी, क्योंकि हमने यूज कर लिया। सही कह रहा हूं मैं? तो क्या इस वजह से उत्पादन की प्रक्रिया, मतलब काम करने की प्रक्रिया पे कोई असर पड़ता है? नहीं। तो याद रखो कि मूल्यह्रास उत्पादन की प्रक्रिया को बाधा नहीं डालता है। लेकिन बेटा भगवान ना करे अगर इसका पूंजीगत हानि हो जाए, हमारा ये टूट जाए या कि कोई भी समस्या हो जाए, तो हमारे उत्पादन की प्रक्रिया कुछ समय के लिए क्या होगी? रुक जाएगी। याद रखें, मूल्यह्रास से उत्पादन की प्रक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पूंजीगत हानि उत्पादन की प्रक्रिया को रोक देती है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलो आगे बढ़ो आगे। बेटा ध्यान देना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इंग्लिश में NIT क्या होता है? बहुत सिंपल, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच के अंतर को, है ना, आप अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। बेटा अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री की जाती है, जब उत्पादन या बिक्री होती है तो उसके ऊपर जो सरकार कर लगा देती है, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, अगली चीज बेटा सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी सरकार द्वारा उत्पादकों को मिलने वाले, सरकार द्वारा उत्पादकों को अपने सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है। क्या है सब्सिडी बेटा? वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों की फॉर्म में मदद जो सरकार करती है उत्पादक को। समझ गए? सरकार जब अगर आप कुछ अच्छी चीज बना रहे होगे ना, जैसे कोरोना के टाइम पे अगर कोई सैनिटाइजर बना रहा था, तो सरकार उनकी मदद के लिए उनको क्या दे रही थी? सब्सिडी, मतलब आर्थिक सहायता दे रही थी। ठीक है, तो इसी अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के अंतर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? NIT बोलते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। NFIA क्या होता है बेटा? आपको ये भी पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है इसका विदेशों से शुद्ध कारक आय, NFIA। ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। बेटा आपको पता होना चाहिए ये NFIA जो है वो फीफा माइनस फीटा, इन दोनों का डिफरेंस होता है। फीफा क्या है बेटा?
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंदी विदेशों से प्राप्त कारक आय, और फीटा क्या है, विदेशों को दी गई कारक आय। अच्छा एक बात बताओ, देखो कारक आय, फैक्टर इनकम तुम्हें पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये देने से जो आय मिलेगी वो कारक आय है। अब मुझे बताओ, देखो क्या भारत के लोग सिर्फ भारत के ही उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान दे रहे? नहीं ना, भारत के लोग भारत से बाहर भी तो उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान दे रहे। मान लो इंडिया का कोई लेबर अमेरिका में उत्पादन करने में मदद कर रहा है, तो वहां से उसे जो मजदूरी मिलेगी उसे हम कहेंगे फीफा। फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कमाई गई कारक आय। और सेम ऐसे ही अगर कोई बाहर का सामान्य निवासी हमारे यहाँ के उत्पादन की प्रक्रिया में कोई योगदान दे रहा है तो हमें उसे पेमेंट करना पड़ेगा, वो कमा के अपने देश ले जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, और हम जितना वहां से कमा के लाए, फीफा, सपोज करो हम बाहर से कमा के लाए $10, और जितना बाहर वाले हमसे कमा के ले गए, सपोज करो वो हमसे कमा के ले गए $6, तो इन दोनों के अंतर को कितना आया अंतर, $4। इस अंतर को हम NFIA कहते हैं। समझ गए सभी लोग क्या होता है NFIA? स्क्रीनशॉट करो इसका, कर लो। ठीक है, उसके बाद NFIA के 3 घटक होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। NFIA के घटक जब एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है तो ज्यादातर बच्चे लिख के आ जाते हैं कि इसके 2 घटक हैं, एक है फीफा, दूसरा है फीटा, जो गलत है बेटा। फीफा फीटा इसका घटक नहीं है। फीफा फीटा तो इसका फॉर्मूला है कि अगर आप फीफा से, फीफा मतलब विदेशों से प्राप्त कारक आय में से फीटा, विदेशों को कारक आय, घटा दोगे तो NFIA मिलेगा। लेकिन इसके कंपोनेंट्स कुछ और हैं, इसके कंपोनेंट्स ये हैं, इसके घटक 3 ये हैं, तीनों के नाम आपको याद रखने। देखो पहला क्या है, कर्मचारियों को शुद्ध मुआवजा। क्या मतलब, हमारे यहाँ के हमारे कर्मचारी जो बाहर से कमा के लाए माइनस बाहर वाले जो कर्मचारी यहाँ से कमा के ले गए, दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, कर्मचारियों को मुआवजा। संपत्ति और उद्यमिता से शुद्ध आय, हमारे देश के लोगों की संपत्ति जो बाहर है या उद्यम है उससे जो हमने कमाया, और बाहर वालों की जो संपत्ति यहाँ है या उद्यम है उससे जो वो कमा के ले गए, दोनों के अंतर को हम संपत्ति और उद्यमिता से शुद्ध आय कहते हैं। और शुद्ध प्रतिधारित आय, ये क्या होता है, हमारे देश के निवासियों का जो उद्योग बाहर है, जो इंडस्ट्री हमने बाहर लगा रखी है, वहां से जो हमने कमाया, और विदेशी लोगों ने जो इंडस्ट्री यहां लगा रखी है, यहां से जो वो कमा के ले गए, उन दोनों के अंतर को हम शुद्ध प्रतिधारित आय बोलते हैं। और अगर कोई कहता है कि NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के घटक बताओ, कंपोनेंट बताओ, तो ये 3 उसके कंपोनेंट्स। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें। और इनके अलावा कुछ बातें मेरी और ध्यान रखो बच्चे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर मैं कहूंगा कि बेटा मैं ग्रॉस वैल्यू दे रहा हूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं, और आप नेट इन्वेस्टमेंट पे चले जाओ, तो बेटा याद रखना मैंने क्या बोला कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, मतलब सकल से शुद्ध पे जाने के लिए, मैं दिखा देता हूं आपको, सकल से कभी भी शुद्ध पे अगर जाना है आप, है ना, निवेश के 2 प्रकार थे ना, सकल निवेश ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और शुद्ध निवेश नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर कभी भी ग्रॉस से नेट पे आना है बेटा, तो याद रखो माइनस कर दोगे आप डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास को माइनस करना है। और कभी भी नेट से ग्रॉस पे जाना है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए प्लस करना है डेप्रीशिएशन। बहुत सिंपल सी बात है। ग्रॉस एक बड़ी चीज है क्योंकि मूल्यह्रास माइनस नहीं हुआ, और नेट एक छोटी चीज है क्योंकि डेप्रीशिएशन माइनस हो गया है। तो अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन, और बड़े से छोटे की तरफ आना है तो माइनस डेप्रीशिएशन, याद रखो। सेम बेटा इसी तरीके से कभी भी अगर आपको किसी भी चीज के मार्केट प्राइस से, मार्केट MP बाजार कीमत से, FC फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आपको माइनस करना होता है बेटा NIT, याद रखना। और कभी भी फैक्टर कॉस्ट से बेटा अगर बाजार कीमत पे आना होता है तो प्लस करना होता है बेटा NIT। और आप समझदार हो, आप ये बात समझो कि MP बड़ा होता है FC से। MP मतलब चीज बाजार में कितने की है, और FC मतलब उसको बनाने में कितना खर्चा आया। तो MP से FC पे आना है तो माइनस कर लो, और FC से MP पे जाना है तो प्लस कर लो। सिंपल सी बात। बड़े से छोटे पे आना है तो माइनस, और छोटे से बड़े पे जाना है तो प्लस कर लो। सेम इसी तरीके से बेटा एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट ये बड़ा होता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो जनरली छोटी चीज होती है। तो अगर कभी भी ध्यान रखें, अगर कभी भी नेशनल प्रोडक्ट से आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आपको माइनस करना है NFIA, और कभी भी बेटा अगर डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है तो बेटा सिंपल सी बात है प्लस करना है आपको NFIA। ठीक है, तो ये कुछ बातें मेरी आप याद रखें। उसके अलावा बेटा एक चीज और याद रखें कि कभी भी अगर भैया कहेंगे कि नेशनल इनकम निकालो तो आप समझ जाना बेटा कि आपको NNPFC निकालना है। N मतलब बेटा नेट शुद्ध, NP मतलब नेशनल प्रोडक्ट राष्ट्रीय उत्पाद, और FC मतलब फैक्टर कॉस्ट कारक लागत। तो नेशनल इनकम निकालने का मतलब है NNPFC निकालना। और अगर मैं कभी भी कहूंगा डोमेस्टिक इनकम निकालो, घरेलू आय, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको NDPFC निकालना है। N फॉर नेट, DP फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, FC फॉर फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पे ये आप लिख लो। ठीक है, NI निकालने का मतलब है NNPFC निकालना, और DI डोमेस्टिक इनकम निकालने का मतलब है NDPFC निकालना। ठीक है, उसके अलावा बच्चों एग्जामिनर पूछता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि NI नेशनल इनकम बराबर हो जाए डोमेस्टिक इनकम से? तो बता देना हाँ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कौन है? NFIA। तो अगर कभी NFIA 0 हो गया बेटा तो नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल दो या इनकम बोल दो, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय बराबर हो जाएगी अगर NFIA 0 हो गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नेशनल इनकम से बड़ा हो जाए डोमेस्टिक इनकम? तो हाँ बच्चे हो सकता है, अगर NFIA क्या हो जाए बेटा? नेगेटिव हो जाए। तो आप ये बात को ध्यान रखोगे, अगर NFIA नेगेटिव हो गया तो डोमेस्टिक इनकम बड़ा हो जाता है नेशनल इनकम से, और NFIA पॉजिटिव है तो नेशनल बड़ा होता है, और अगर NFIA 0 है तो नेशनल और डोमेस्टिक बराबर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। उसके बाद बेटा कभी कभी पूछा जाता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए? तो हाँ, क्यों नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच का अंतर कौन है? मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। और अगर ये मूल्यह्रास 0 हो जाए तो ग्रॉस और नेट दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। उसके अलावा बेटा कभी कभी पूछा जाता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट प्राइस, बाजार कीमत MP बराबर हो जाए FC के? तो हाँ ऐसा हो सकता है। अगर इन दोनों के बीच का गैप कौन है बेटा? NIT। अगर NIT 0 हो गया तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बेटा। MP से बड़ा भी हो सकता है FC अगर NIT कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। और अगर NIT पॉजिटिव है बेटा, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अगर ये पॉजिटिव है बेटा तो फिर इस केस में MP बड़ा होता है FC से। स्क्रीनशॉट कर लो बच्चे इसका भी। ठीक है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। फिर भी कहीं पे अगर कुछ भी समस्या रही हो तो आप हमें बता देना, कमेंट में डाल देना। जब एक मतलब वन शॉट वीडियो बनाऊंगा सबको मिला के तो उस टाइम उन बातों के ऊपर हम थोड़ा ज्यादा फोकस कर देंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। जय श्री राम। और सारे दोस्त लोगों को शेयर कर देना। जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं CBSE के, सब तक ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है। मैं अपना काम आपको करके दूंगा और उम्मीद करता हूं आप मेरा काम करेंगे। मेरे 2 काम आपको करने हैं, एक नोट्स बनाना है हर चैप्टर का अगर नंबर लाना है तो, और दूसरा अपने दोस्तों को दबा के शेयर करो। ओके, जय श्री राम।